एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर बेसिकली, ठीक है, चैप्टर का नाम है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहता है कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, इसमें जो मास का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मास का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, ठीक है, कैसे मास का रेशियो सेम होता है। जैसे आप वाटर ले लो, H2 लेते हो और प्लस O2 लेते हो, और ये क्या बनाता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है ना। H2 प्लस O2 लेते हो, क्या बनाता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। मतलब इसके जो मास का रेशियो होता है ना, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन जो होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, इसका मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखिए एक का तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 होता है, इसका मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का जो मास नंबर कितना होता है, 16 होता है ना, 16 ग्राम होता है। जब आप इसको और सिंपल फॉर्म में करोगे तो 1:8 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मास का रेशियो होता है ना, ठीक है, आप इसी के मल्टीप्लिकेशन में ऑक्सीजन का मास रेशियो कम होगा या ज़्यादा होगा, और इसी के मल्टीप्लिकेशन मतलब हाइड्रोजन का जो मास कितना होता है, 1 ही होता है, आप इसको डबल करोगे तो, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो इन दोनों के जो मास का रेशियो होता है ना, मास का रेशियो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स में अगर पूछेगा, इनके जो मास का रेशियो होता है विल बी द सेम होता है। अगर आप इसमें आपके बुक में कुछ पॉइंट दे रखा है, कुछ पॉइंट में ये दे रखा है कि अगर आप चाहें टैप वाटर लेते हैं, है ना, या आपके पास टैप वाटर होते हैं, ठीक है, या अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सी वाटर, समुद्र का पानी की बात करते हैं, है ना, या अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर, है ना, मिनरल वाटर की बात करते हैं, है ना, या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर लो, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मिलाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, और जो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो मास का रेशियो होता है और ऑक्सीजन का मास का रेशियो होता है बेसिकली 1:8 आता है, ठीक है। तो इनके जो मास का रेशियो हमेशा, चाहे आप जहाँ से भी आप कहीं से भी पानी लेके चले आइए, समुद्र के पानी लेके चले आइए, चाहे मिनरल वाटर, आप जहाँ से भी लेकर आइए, मास का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया आपको। अब दूसरा पॉइंट ये है, एग्जाम्पल दूसरा हम समझते हैं। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब होता है कि जो जो भी गिवन एलिमेंट या कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उनकी जो मास का रेशियो होता है, ठीक है, जो मास का रेशियो क्या होता है, विल बी द सेम हो गया। पहली पॉइंट हो गया हमारे पास, इस एग्जाम्पल को हमने वेरीफाई कर लिया। टॉपिक क्या चल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, है ना, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल में दूसरा आप ले लो, ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आप ले लो, है ना, और ये क्या बनाता है आपका, CO2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। तो आप इसके भी जो मास का रेशियो होता है, कार्बन का जो मास रेशियो होता है, देखो एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास रेशियो कितना होता है, 12 होता है। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो कार्बन का जो मास का रेशियो होगा ये कितना होगा, 12 ग्राम हो जाएगा। रेशियो करना तो रेशियो कर लो, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 ग्राम की बात करते हैं। अब जब आप इसको कट करोगे 4 से, तो ये 3:8 आ जाएगा, है ना, 3:8 की बात करते हैं, ठीक है। इनके जो मास का रेशियो होता है, जब भी मतलब बेसिकली आप देखो जो कार्बन होता है इसका मास कितना होता है, इसका मास आप देखो, कार्बन के जो मास होते हैं हमेशा 12 होते हैं, ऑक्सीजन के जो मास होते हैं हमेशा कितने होते हैं, 16 होते हैं। बट जो इनके जो मास का रेशियो आप देखोगे ना, वो आप मतलब जो भी मास का रेशियो होता है विल बी द सेम हो जाएगा। तो ये 3:2, जब भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन होगा, आप यहाँ पर भी देख लो, है ना, तो इसका जो CO2 का जो मास का रेशियो आएगा ना, चाहे आप कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप उठा के ले जाओ, चाहे एक्सपेरिमेंट कर लो, चाहे एटमॉस्फेयर से उठा के लेके चले जाओ, ठीक है, उनके जो मास का रेशियो यही आएगा। एक बार जो एक्सपेरिमेंटल डाटा निकल रहा है, जैसे आप देख लो कार्बन यहाँ पे कितने हो गए, 12 ग्राम, है ना, और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स है 16 होते हैं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 ग्राम हो जाएंगे, है ना। आप इसको फिर 4 से आप दोनों को कट करो तो 3:8 आ जाएंगे, है ना। डार्ट बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं ना, मतलब
थोड़ा सा बस आप ओवरऑल ये समझे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, या फिर प्रूस्ट लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, प्रूस्ट लॉ के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आप समझो कि ये जो मास का रेशियो होता है, जैसे आपने वाटर देखा है ना, वाटर मॉलिक्यूल में देखा, तो इनके मास का रेशियो कितना आ गया, 1:8 आ गया। CO2 आपने देखा, इनके मास का रेशियो कितना आ गया, 3:4 आ गया। ऐसे आप HCl नहीं, NaCl आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। अगर NaCl दे रखा है तो NaCl का मास नंबर कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और मास नंबर कितना होता है, 23 होता है। क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इसका मास नंबर कितना होता है, 35.5 होता है ना। ये दो चीज़ें, तो देखिए यहाँ से आपने 23 उठा लिया है ना सोडियम का, और क्लोरीन का आपने यहाँ से उठा लिया 35.5, तो इनके मास का रेशियो क्या हो गया, हमेशा जैसे वाटर का 1:8 आएगा, CO2 का कितना आएगा, CO2 का आपके सामने निकाल दिया कि 3:8 आ जाएगा, है ना। ठीक है, वैसे NaCl की अगर हम बात करते हैं तो मास का रेशियो कितना आ जाएगा, 23 और 35 के करीब आ जाएगा। एक आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसको आइए हम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड दे रखा है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड किससे मिल के बना होता है, ठीक है, कंटेन करता है, सोडियम क्लोराइड किससे मिल के बना होता है, सोडियम से मिलके बना होता है प्लस क्लोरीन से मिलके बना होता है। ठीक है, और इनके जो मास का रेशियो दे रखा है, NaCl के जो मास का रेशियो दे रखा है ना, मास का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 23:35.5 दे रखा है। ठीक है, इनके मास का रेशियो ये देख रहा है। अब फिर ये कह रहे हैं कि सोडियम जो है, ठीक है, ये सोडियम रिएक्ट करता है, कंप्लीटली रिएक्ट करता है कितने, 46 ग्राम के बात करते हैं, 46 ग्राम है ना सोडियम, 46 ग्राम सोडियम होता है, कंप्लीटली रिएक्ट करता है ना, कंप्लीटली रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच क्लोरीन नीडेड, ठीक है, टू फॉर्म NaCl होता है। ये कह रहे हैं कि हाउ मच क्लोरीन नीडेड टू फॉर्म, है ना, टू फॉर्म NaCl। ठीक है, मतलब कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है NaCl मतलब बनाने के लिए। इन्होंने एक डाटा दे रखा है, NaCl दे रखा है, जिसमें मतलब सोडियम और क्लोरीन मतलब Na का मतलब सोडियम एलिमेंट एक दे रखा है और क्लोरीन एलिमेंट दे रखा है। अब इन दोनों के सोडियम और क्लोरीन का जो मास का रेशियो उन्होंने दे रखा है, इसका मतलब होता है कि सोडियम ये 23 हो जाएगा, क्लोरीन बाद वाला। देखो अगर ऐसे लिखा होगा, NaCl लिखा होगा, ठीक है, तो पहले हम किसका मास कंसिडर करेंगे, अगर रेशियो लिखा होगा सोडियम का, फिर बाद में क्लोरीन का हम मास करेंगे, तो ये क्लोरीन का हो गया। ठीक है, ठीक है, जो पहले लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसके रेशियो का मास क्या होता है, वो बाद में होता है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये कह रहा है कि NaCl दे रखा है, जिनके जो मास का रेशियो दे रखा है 23:35.5 दे रखा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि जो इतना ग्राम सोडियम कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हाउ मच क्लोरीन नीडेड टू फॉर्म NaCl होता है। NaCl बनाने के लिए मतलब कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो जब इस तरह के ये होता है आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ही मतलब सवाल आता है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए तो आप सीधे सीधे लिखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सोडियम आप लिखोगे, है ना, अपान में आप क्या कर दो, क्लोरीन कर दो, रेशियो में बनाना है। सोडियम के सामने पहले कितना मास रेशियो दिया है, 23, है ना, और जो क्लोरीन के सामने पहले रेशियो कितना दिया है, 35.5 दे रखा है। आपसे जो भी पूछा है, जैसे क्लोरीन पूछा है तो यहाँ पे आप x मान लो, ठीक है, इक्वल टू करके आप यहाँ पे x मान लो, जो भी पूछा है उसको x लिख लो। देखो क्लोरीन नीचे है तो क्लोरीन नीचे ही आपको लिखना होगा, अगर क्लोरीन ऊपर होता तो x आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछ रहा है आप उसको x यहाँ पे मान लो, और इतना ग्राम कितना दे रखा है, 46 ग्राम दे रखा है। अब आप x की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, है ना, ये कितना हो जाएगा, 23x इज इक्वल टू 46 इंटू 35.5 हो जाएगा, है ना। तो जो x की वैल्यू निकल के आती है कितना, 46 इंटू 35.5, है ना, डिवाइडेड बाई ये 23 इधर चला आएगा। इससे आप 2 बार में कट करोगे
और 35.5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 71.0, मतलब इतना ग्राम आ जाएगा क्या क्लोरीन होता है। इतना ग्राम क्लोरीन रिक्वायरमेंट होता है क्या, इतना ग्राम क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म NaCl। ठीक है, देखो आपके अब दूसरे, आप इसको दूसरे स्टेप से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने किया है। ठीक है, आप दूसरे स्टेप से भी समझ सकते हो कि सोडियम का मास कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन का मास कितना हो 35 दे रखा है। अब यहाँ देखो कि सोडियम 46 ग्राम, इनको सोडियम का अमाउंट डबल कर दिया है। ठीक है, इसका जब अमाउंट डबल करेगा तो क्लोरीन का भी अमाउंट डबल होगा, क्योंकि जो मास का रेशियो होता है ना वो सेम होना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मास का रेशियो होना चाहिए आपके पास वो आपके पास सेम होना चाहिए। तो अगर सोडियम का डबल किया है तो क्लोरीन को भी आप डबल किया है। एक ये प्रोसेस हो सकता है, कॉमन सेंस वाली बात। दूसरी बात हो सकती है कि सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अगर सोडियम और क्लोरीन का रेशियो बना दो। ठीक है, सोडियम बाई क्लोरीन जो भी दिया है उसके आप रेशियो बना दो। ठीक है, सोडियम का जो मास रेशियो दिया है उसको लिखो, क्लोरीन का जो मास रेशियो उसको लिखो, आप इक्वल टू का साइन दे दो। ठीक है, इक्वल टू का आपने साइन दे दिया और फिर उसने देखो कि आप क्या दे रखा है, जैसे सोडियम दे रखा है तो सोडियम के सामने आप सोडियम लिख दो। ठीक है, पूछा क्या है, क्लोरीन पूछा है तो आप उसको एक्स मान लो। ठीक है, और जब x मानोगे तो आप इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है कि 23 इंटू एक्स इजकल टू 46 इंटू 35.5 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप इससे करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 71.01 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका होता है, एक बहुत ही आसान तरीका होता है, जो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब आप ये समझो कि जो मास का रेशियो होता है, जो भी गिवन एलिमेंट होता है उसकी जो मास का रेशियो क्या होता है सेम होता है। ठीक है, और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपके बनाते हैं। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बनाते हैं। ठीक है, कि मतलब यही दे के फिर आपसे पूछ देगा। ठीक है, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का आपके मतलब पॉज एंड पॉन्डर में क्वेश्चन दे रखा है कि एक कंपाउंड कंटेंट 40%। ठीक है, 40% क्या दे रखा है, सल्फर दे रखा है ना, कितना दे रखा है 40% सल्फर दे रखा है। एक कंपाउंड कह रहा है, एक कंपाउंड कंटेंट 40% सल्फर और 60% क्या देख रखा है, 60% क्या दे रखा है आपका ऑक्सीजन दे रखा है। अब पॉज एंड पॉन्डर के 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आप उसको देखोगे कि एक कंपाउंड है जिसमें 40% सल्फर दे रखा है, 60% क्या दे रखा है ऑक्सीजन दे रखा है बाई मास, है ना। उसके बाद कह रहा है इन्हें सिंपल होता है द सेम कंपाउंड कंटेंट 20 ग्राम सल्फर। ठीक है, ये 20 ग्राम क्या कह रहा है सल्फर, सेम कंपाउंड। ठीक है, ये जो सल्फर होता है सेम कंपाउंड कंटेंट 20 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, अब फिर उसने कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ, ठीक है, व्हाट मास के बाद व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, फिर से आप समझिए, उन्होंने कहा है कि 40% सल्फर दे रखा है। ठीक है, और 60% ऑक्सीजन दे रखा है बाई मास का मतलब होता है। फिर दूसरे स्टेप में कह रहा है, पहला स्टेप ये हो गया, फिर कह रहा है 20 ग्राम सल्फर मान लो उस कंपाउंड में मतलब बन रहा है। ठीक है, उसके बाद से व्हाट मास ऑफ, ठीक है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब वो कितना ऑक्सीजन का मास होना चाहिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमने आपको एक सिंपल तरीका अभी बताया जस्ट इसके पीछे कि वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर सकता है। हमने कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो मास का रेशियो होता है ना हमेशा उसको आपको सेम आना चाहिए। तो जब जब भी ऐसे दे दिया, पहले तो आपको 2 चीजें इसमें समझना चाहिए कि अगर 40%, अगर कहीं पर भी परसेंट लिखा है इसका मतलब क्या होता है 40/100 होता है ना। इसका मतलब क्या होगा 10 से 10 कटेगा और ये जब पॉइंट जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम क्या हो जाएगा सल्फर आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर 60% लिखा है, ठीक है, तो 60% का मतलब 60 बाई कितना 100 होगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, तो 0.6 है ना ग्राम क्या हो जाएगा आपके ऑक्सीजन हो गए, 0.4% क्या हो गए सल्फर हो गए, है ना। अब दूसरी पॉइंट आप समझो। ठीक है, एक ये चीज
एक और इसमें मतलब कोई भी परसेंटेज देख रहा है, अगर ये 1% दे रखा है ना, अगर 1% ऐसे लिख रहा है तो 1/100 होता है ना, अगर ये 5% लिख रहा है तो परसेंट का मतलब आपने 100 में, आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है। दो चीजें हमने निकाल करके, तो इसका मतलब कितना ग्राम हो गया, सल्फर कितने हो गए, आप इसको देख लो, सल्फर कितना 0.4 हो गया है ना ग्राम, और ऑक्सीजन 60% का मतलब होता है कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 0.6 ग्राम ऑक्सीजन हो गए। अब हमने आपको सिंपल से बताया कि देखिए सल्फर और ऑक्सीजन को आप लिख लो, सल्फर अपान हमेशा रेशियो में लिखो, ऑक्सीजन आप लिख लो। सल्फर में देखो कितना दे रखा है, 0.4% है ना, 0.4%, और ऑक्सीजन में आप देखो क्या लिखा है, 0.6% है ना, इक्वल टू आप साइन दे दो, जो भी पूछ रहा है उसको आप एक्स मान लो। देखो ऑक्सीजन यहाँ देख पूछ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन अगर पूछ रहा है तो ऑक्सीजन के नीचे आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। और सल्फर, ये देखो आपने सल्फर कितना ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है ना। तो जो पूछ रहा है, आप बस ध्यान देना कि जो भी पूछ रहा है, अगर यहाँ पे सल्फर पूछता तो आप एक्स मानते, और ऑक्सीजन का अगर 20 ग्राम देता तो आपको 20 ग्राम लिखना होता है, समझ रहे हो आप। तो जो पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जो भी पूछ रहा है उसको आप एक्स मानोगे, ठीक है, और जो भी गिवन है, अगर सल्फर की जगह गिवन है तो आप सल्फर के अमाउंट रखोगे, और ऑक्सीजन की जगह पे अगर कुछ लिखा होता है तो ऑक्सीजन को आप रखते हैं। तो जो भी आपसे पूछ रहा है आप उसको एक्स मान लो, और जस्ट उसके सामने लिखना है, ठीक है। आप इधर रखोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सल्फर, अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स मानोगे तो गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन के सामने ही आपको एक्स लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, है ना, कि ये कैसे होता है। तो आप ऐसे फिर से सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको पॉइंट हटाने के लिए, इसका मतलब कि आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप कट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर पे है। फिर आप इसको 2 से कट कर दो, 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 इजकल टू 20/x मान लें, ठीक है। फिर उसके बाद से आप क्या कर लोगे, ये 2x इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, 20/20 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी 20 इंटू 3/2, 2 से आप कट करोगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा, ये कितना ग्राम आ जाएगा, 30 ग्राम क्या आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपको बस यही समझना है, देखो जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में 3 आपके पास स्टार्टिंग के आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है कि वाटर का जो मास का रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। जो CO2 के मास का रेशियो होता है 3:8, जो CO2 होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होता था, तो ये कितना था, 12, और ये था 32 था, तो 3:8 हो गया था, ठीक है, 3:8 हो गया था। और NaCl के जो मास का, NaCl का कितना होता है, NaCl का आपका सोडियम का जो होता है 23 होता है, और Cl का 35.5 होता है, ठीक, 23:35 होता है। उसके बाद से आपसे ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है, कि दो मतलब वो NaCl का मास रेशियो पूछा दिया था, NaCl के कुछ N का वैल्यू कुछ दे दिया था, Cl की वैल्यू पूछ लिया था। वैसे ही सेम इस क्वेश्चन में भी आ गया कि 40% सल्फर, 40%, सबसे पहले तो आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए कि 40% अगर लिखा है तो आपको क्या करना होगा, 40% का मतलब 40/100 आपको करना पड़ेगा। 40% का जो भी अगर परसेंटेज दिया है उसके नीचे 100 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, पहली चीज़। तो 60% का मतलब 60/100 से आपको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी इसको आप सॉल्व करोगे, ये एक आसान तरीका है कि जो भी सल्फर क्या क्या दे रखा है, सल्फर और ऑक्सीजन दे रखा है, सल्फर और ऑक्सीजन का आप रेशियो बना लो, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो बनाओगे, सल्फर के सामने जो पहले दे रखा है उसको आप रखो, ऑक्सीजन के सामने जो पहले दे रखा है उसको रखो, ठीक है, इक्वल टू आप कर दो, जो पूछा है आप उसको एक्स मान लो, उसी के सामने अगर ऑक्सीजन के सामने पूछा है तो उसको एक्स मान लो, और थर्ड नंबर पे जो वैल्यू दे रखा है उसको आप रख लो। देन क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, एक्स की वैल्यू आप निकाल लो, जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो वही मतलब जो पूछेगा उसी की वो वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछा है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीट द रिएक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा और ज्यादा मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको बनते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, इनके जो मास का रेशियो दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है, ठीक। फिर कह रहा है कि हाउ मच ऑक्सीजन विल कंबाइन, मतलब कह रहा है कि हाउ मच
ऑक्सीजन कंबाइंड, मतलब कितना ऑक्सीजन कंबाइंड करेगा, ठीक है, विथ 9 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, विथ 9 ग्राम की बात करते हैं, 9 ग्राम कार्बन। फिर आप, ठीक है, 9 ग्राम ऑफ कार्बन होता है, ठीक है, फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखो ये कार्बन CO दे रखा है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन की जो मास का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4 दे रखा है। कह रहा हाउ मच ऑक्सीजन कंबाइंड विद 9 ग्राम का होता है, ठीक है, 9 ग्राम, है ना, ये लिखा है आपका 9 ग्राम कार्बन होता है, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसने पूछा कितने ग्राम ऑक्सीजन की कितने रिक्वायरमेंट है। देखो अब ये पूछा ना, ऑक्सीजन पूछा है तो आप इसको एक्स मानोगे, ठीक है, इसी को आप एक्स मानोगे। देखो अब सीधे आप लिख दो, पहले कार्बन दे रखा तो आप कार्बन लिख दो, ऑक्सीजन का जो मास रेशियो दे रखा तो आप पहले ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है, दो चीजें होंगे। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन लिखा है तो देखो जो पहले लिखा होता है ना, कार्बन जो पहले लिखा उसको आप मतलब पहले मानोगे, जो ऑक्सीजन बाद में लिखा होता है तो उसको आप सेकंड नंबर मानोगे। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन की जगह पे आप 4 मान लो और ऑक्सीजन की जगह पे आप 3 मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले लिखा है उसको पहले रेशियो मानोगे, जो सेकंड नंबर पे लिखा हो उसको आप सेकंड नंबर पे रेशियो मानोगे, ठीक है। तो देखो कार्बन पहले आप 3 लिखोगे और ऑक्सीजन क्या लिखोगे, 4 लिखोगे आप, ठीक है, आप इक्वल टू कर दो। अब ये पूछा क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पूछा है तो नीचे आप एक्स मानोगे, ठीक है, जो भी पूछा है आप उसको क्या मानोगे, एक्स मान लोगे। और क्या गिवन कितना दिया है, 9 ग्राम कार्बन दिया है तो आप 9 ग्राम कार्बन कर लो, ठीक है, ये 9 ग्राम कार्बन कर लो। अब एक्स की वैल्यू आप निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 3x, है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन में होगा 3x होगा, और ये कितना हो जाएगा 9 × 4, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, ठीक। तो जो x की वैल्यू आएगी ना 9 × 4/3 अगर करते हो, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। तो 12 ग्राम कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। कितने ग्राम ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन की कितने रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना, रिक्वायरमेंट कितने होने चाहिए 12 ग्राम, ठीक है, टू कंप्लीट द रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीजन को कितने, मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कितने 12 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के को फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के यही दो, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक हमने आपका परसेंटेज पे करा दिया, एक हमने नॉर्मल क्वेश्चन करा दिया, फिर हमने एक और नॉर्मल क्वेश्चन करा दिया कि मतलब आप इसी तरीके से, सबसे आसान तरीका है कि जो भी दिया उसका रेशियो आप लिख दो, कार्बन दिया कार्बन लिख लो, ऑक्सीजन दिया ऑक्सीजन लिख लो, कार्बन की जगह पे जो नंबर पहले नंबर पे दिया, देखो कार्बन पहला नंबर पे तो पहले नंबर पे कार्बन लिख दो, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे दिया है तो ऑक्सीजन को आप सेकंड नंबर पे लिख लो, ठीक है। जो भी पूछ रहा है आप इसको एक्स मान लो, ठीक है, और जो गिवन है कार्बन अगर दिया है तो कार्बन के जगह पे सीधे आप 9 लिख दो, ठीक है, कार्बन की जगह पे उसको आप 9 लिख दो, फिर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप बहुत आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। आप जब सॉल्व आउट कर लिया तो फिर वही जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वही कितना हो जाएगी, वही ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन। तो देखो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, या पुरुष लॉ, इसी को बोलते हैं। ये क्लास 9 का चैप्टर था जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, और आप इसको बहुत सही तरीके से अगर आपने मतलब हमसे मतलब बहुत सही तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल गलत नहीं होंगे। बाकी अगर कोई डाउट हो आपको और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बताना है कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, मैं कोशिश करूँगा कि फिर मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।